नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा कवियागोमा। स्वागत है आपका हमारे खास पेशकश में। आज हम बात करेंगे तीसरी लहर और उसकी तैयारियों की। देश में कोरोना की दूसरी लहर का कहर अभी भी जारी है। तीसरी लहर का खतरा अभी टला नहीं है। तीसरी लहर की आशंका की वजह से तमाम तरह की सावधानी बरती जा रही है। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने भी एक हाई लेवल बैठक की अध्यक्षता करते हुए देश में कोविड-19 की स्थिति और टीकाकरण अभियान की समीक्षा की। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी को स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे में वृद्धि के बारे में जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री मोदी ने बैठक के दौरान देश में कोविड-19 टीकाकरण अभियान की भी समीक्षा की। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने राज्यों को हर जिले में दवाओं का बफर स्टॉक रखने को कहा है। प्रधानमंत्री ने अगले कुछ महीनों के लिए वैक्सीन की उत्पादन, आपूर्ति और पाइपलाइन की समीक्षा की। पीएम मोदी ने म्यूटेंट की निगरानी के लिए निरंतर जीनोम अनुक्रमण की आवश्यकता के बारे में बात की। इस बीच वैक्सीनेशन के मोर्चे पर केंद्र सरकार ने गुरुवार को कहा कि भारत की आधी से अधिक वयस्क आबादी को कोविड-19 वैक्सीन की कम से कम एक खुराक मिल चुकी है, जबकि 18% को दोनों डोज लग चुके हैं। देश में अब तक कुल 72 करोड़ वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। पिछले महीने केंद्र सरकार द्वारा गठित एक पैनल ने अपनी नई रिपोर्ट में चेतावनी दी थी कि कोरोना की तीसरी लहर अक्टूबर के आसपास चरम पर हो सकती है। यह भी कहा गया कि सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली में उन बच्चों के लिए बेहतर चिकित्सा तैयारी होनी चाहिए जो वयस्कों के समान जोखिम में हो सकते हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान की रिपोर्ट के मुताबिक इस बात का कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है कि भारत में बच्चे संभावित तीसरी लहर में अधिक प्रभावित होंगे। हालांकि रिपोर्ट बताती है कि बच्चे अभी भी चिंता का कारण बने हुए हैं क्योंकि उन्हें अभी भी वैक्सीन नहीं लगाई गई है। त्योहारों के सीजन में स्थिति नियंत्रण में नहीं रहने पर विशेषज्ञों ने तीसरी कोविड लहर की चेतावनी दी है। पीएम मोदी ने ऐसे वक्त में समीक्षा की है जब एक दिन पहले ही केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि भारत में अभी भी कोरोना की जो दूसरी लहर है वो जारी है और ये खत्म नहीं हुई है। उन्होंने कहा था कि देश के 35 जिलों में साप्ताहिक कोविड संक्रमण दर 10% से अधिक है, जबकि 30 जिलों में यह दर 5 से 10% के बीच है। टीकाकरण की बात करें तो सरकार के मुताबिक देश की वयस्क आबादी में 58% को कोविड-19 टीकों की कम से कम एक खुराक दी जा चुकी है। वहीं 18% को दोनों खुराकें दी गई हैं। देश में अब तक 73 करोड़ से अधिक खुराकें दी जा चुकी हैं। कोरोना की मौजूदा स्थिति की बात की जाए तो पिछले 24 घंटे में 33,000 से ज्यादा केस आए हैं। इनमें केरल का आंकड़ा सबसे ज्यादा है। केरल में 25,000 से ज्यादा नए केस आए हैं। जाहिर है तीसरी लहर को लेकर सरकार सजग है। ऑक्सीजन, दवा, टीका और जीनोम सीक्वेंसिंग पर जोर दिया जा रहा है, लेकिन क्या ये सब पर्याप्त है? तीसरी लहर से निपटने के लिए और किस तरह की तैयारियों की जरूरत है? केंद्र और राज्यों को और किस तरह के कदम उठाने चाहिए? पाबंदियों को लेकर क्या रुख रहना चाहिए? सवाल ये भी है कि क्या प्राथमिक स्कूलों को खोला जाना ठीक रहेगा? जानेंगे विशेषज्ञों की राय। जी हाँ, तो कई सवाल अब उठने लगे हैं इसी को लेकर और तीसरी लहर से निपटने के लिए किस तरीके की तैयारियां हैं और किस तरीके की तैयारियों की जरूरत है। आज इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे, चाहे बात ऑक्सीजन की हो, दवा हो, टीका हो, जीनोम सीक्वेंसिंग हो, इन सब पर कितना जोर दिया जा रहा है। और अब क्योंकि तीसरी लहर की जो आशंका है वो बताई जा रही है बहुत नजदीक है, उसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय मैं करा देती हूँ। हमारे साथ डॉक्टर स्वाति महेश्वरी सीनियर डॉक्टर के तौर पर जुड़ी है। बहुत स्वागत है डॉक्टर स्वाति आपका। मधुकर गुप्ता जी हमारे साथ XIS के तौर पर जुड़े हैं। बहुत स्वागत है सर आपका भी कार्यक्रम में। सबसे पहले डॉक्टर स्वाति महेश्वरी आपके पास में आना चाहूंगी। कोरोना को लेकर हम कई बार चर्चाएं कर चुके हैं और अब तैयारियों की क्या जरूरत है इसको लेकर भी हम जन जागरूकता फैला रहे हैं, लेकिन अब जो संकेत मिल रहे हैं तीसरी लहर के और उसको लेकर जो केंद्र और राज्य सरकारें हैं उनके लिए और क्या कुछ कदम उठाने की जरूरत है? कैसे मैम और एहतियात बरतें? बिल्कुल, देखिए ये बहुत अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री के लेवल से लेकर के राज्य सरकारों के लेवल तक इस बार जो दूसरी लहर में कमियां देखी गई उनको ना वो कमियां दोबारा दिखाई दें, उसके लिए पूरी तैयारी की जा रही है। और इस बात को भी देखा जा रहा है कि चाहे दवाइयां हो, ऑक्सीजन हो, सभी चीजों की सप्लाई दुरुस्त हो और लोगों को कठिनाइयां, परेशानियां ना हो अगर फिर से बहुत तेजी से मामले बढ़ते हैं तो। वहीं साथ में देखिए एक और चीज ये भी है कि हमें जो लोगों के साथ कम्युनिकेशन करना होता है
उसकी तरफ भी मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि दूसरी लहर में हमने ये देखा कि ऑक्सीजन कहाँ मिलेगा, दवाइयाँ कहाँ मिलेंगी, हमारे लिए बेड अवेलेबल किस अस्पताल में है नहीं है, इन सब चीजों को लेकर के भी लोग बहुत असमंजस में रहे और उन्हें नहीं समझ आ रहा था कि हम कहाँ जाएं, कैसे हमें पता चलेगा। आपने देखा कि सोशल मीडिया पे लोग एक दूसरे की मदद कर रहे थे कि इस जगह जाओ, यहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर मिलेगा, यहाँ से आपको दवा मिल सकती है, यहाँ से आपको नर्स मिल सकती है। तो ये एक अफरा तफरी का बहुत माहौल रहा। मुझे लगता है कि इसके तरफ भी सरकार को देखने की जरूरत है और लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाने की जरूरत है कि अगर ये तीसरी लहर आती है और संक्रमण तेजी से बढ़ता है तो ये आपके लिए कॉन्टैक्ट पॉइंट्स होंगे, ये वो नंबर्स हैं, ये वो वेबसाइट्स हैं जहां पर जाकर के आप ये सुविधाएं ले सकते हैं। क्योंकि वेबसाइट के साथ और नंबर्स के साथ इनकी भी संख्या बढ़ाने की जरूरत होगी। आपने देखा तो जो लिमिटेड वेबसाइट और नंबर्स थे वो भी क्रैश होने शुरू हो गए थे सेकंड वेव में। तो हमें इसको और ज्यादा, ये जो दायरा है ये और ज्यादा बढ़ाना होगा, इनकी संख्या बढ़ानी होगी, क्योंकि लोग पैनिक में ज्यादा आते हैं, लोग परेशान उस वक्त ज्यादा होते हैं कि अभी ऑक्सीजन ठीक है, पर मान लीजिए कि 4 घंटे के बाद ऑक्सीजन मेरे मरीज की कम हो जाती है, तो वो ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी, कैसे मिलेगी, उस वक्त क्या होगा, ये सब तमाम बातें लोगों के मन में आती है। तो इसकी तरफ भी जरूर सरकारों को ध्यान देना चाहिए और हेल्पलाइन नंबर्स वगैरह क्रिएट करने चाहिए और लोगों को वो बताने भी चाहिए, ताकि अगर वक्त बेवक्त इस तरह की परेशानियां आती है तो लोग उनको अवेल कर सके। वहीं साथ में एम्बुलेंस सर्विसेज है, उनको बहुत ज्यादा बढ़ाने की जरूरत होगी ताकि लोग पहुंच सके। और एक तरफ जहां हम इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर इतना ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं, वहीं हमें जो हमारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं वो चाहे किसी भी लेवल के हो, डॉक्टर लेवल से लेकर के जो हमारे जीडीए लेवल तक नीचे होते हैं, उनका भी बहुत ज्यादा आपको इस वक्त उनकी संख्या बढ़ाने की जरूरत होगी, उनका नेटवर्क क्रिएट करने की जरूरत होगी, ताकि ये लोग जो उस वक्त हम मोबिलाइज कर सके, मदद कर सके। और ऐसा ना हो कि हमारे पास वेंटिलेटर है, हमारे पास बेड है, लेकिन वहां पर देखने के लिए कोई नहीं है, तीमारदारी के लिए कोई नहीं है। तो ये चीजें भी इंश्योर करना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। और वहीं हम जरूर ये बोल रहे हैं कि बच्चे ज्यादा प्रभावित नहीं होंगे, लेकिन अगर अमेरिका की स्थिति इस वक्त आप देखें तो पिछले 1 हफ्ते में 2.5 लाख बच्चे पीड़ित हुए हैं कोरोना से। ऐसी स्थिति में हमें उनके लिए भी एक अलग तौर से तैयारी, जो कि राज्य सरकारें इस वक्त कर ही रही हैं, उसको और तेजी से करने की जरूरत है। और ये नहीं सोचना है कि बच्चे प्रभावित नहीं होंगे या ऐसी संभावनाएं नहीं है, क्योंकि ये वायरस जो है नई नई सरप्राइजेस लेकर के आता है और ऐसी स्थिति में फिर हम लोग एक मुश्किल की घड़ी में फंस जाते हैं। इससे पहले से उसकी तैयारी करना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। और बहुत अच्छी बात है कि राज्य सरकारें ये कदम उठा रही हैं, लेकिन इसमें और तेजी लेकर आए, इसको दुरुस्त करें और जो लूप एंड्स होते हैं उनको प्लग करें, एक से दूसरे को प्लग करें। ऐसा ना हो कि अस्पताल तो है लेकिन उसके बारे में किसी को जानकारी नहीं है, वहाँ काम करने वाले कर्मचारी नहीं है, ये नहीं होना चाहिए। तो हमारी हर सर्विस जो है वो एक दूसरे से कनेक्टेड होनी चाहिए और उसका फायदा लोगों को मिलना चाहिए, ऐसा मेरा। बिल्कुल डॉक्टर स्वाति, क्योंकि एक चेन की तरह हमें काम करना है और एक दूसरे का साथ देना है, तभी हम इससे जीत पा सकेंगे। मधुकर जी, सुना आपने डॉक्टर माहेश्वरी ने क्या कहा और किस तरीके से हमें सब चीजों का फॉलो अप लेना है, लेकिन अगर हम बात करें कि कैसे जो हमारी गवर्नमेंट है, जो हमारा प्रशासन है, वो इन सब चीजों को प्रबंध कैसे कर सकता है, क्योंकि तीसरी लहर से निपटने के लिए कहा जा रहा है तैयारियां तो पूरी कर ली गई है, केंद्र और राज्यों की तरफ से कदम भी उठाए गए हैं, पाबंदियों को लेकर भी क्या कुछ अब आपको लग रहा है कि और ज्यादा सख्ती दिखाने की जरूरत है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हम बिना प्रमाण के तीसरी लहर की बात कर रहे हैं, उससे आम जन जो है वो बहुत भयभीत है। पर साथ साथ ये भी प्रमाणित सत्य है कि यूएस में, यूरोप में और कई देशों प्रदेशों में तीसरी लहर चालू हो गई। पर इसका अर्थ ये नहीं है कि भारत में भी तीसरी लहर आएगी। आपने देखा होगा कि जब दूसरी लहर आई थी, हमारे पास रोज आंकड़े आ रहे थे। मार्च के शुरुआत से आंकड़े बढ़ने चालू हुए और हमने उनको नजरअंदाज किया। कुंभ था, उसके साथ साथ चुनाव थे, जो भी कारण रहे, वी चोज टू इग्नोर दोज इंडिकेटर्स। बिल्कुल, इसका सबसे इफेक्टिव तरीका हम सब जानते हैं, प्रिवेंशन है। और बम्बई में बहुत जब संक्रमित हुई बम्बई, तो जागरूक हुए, कोऑर्डिनेटेड एफर्ट हुआ, सब हो गया। पहली बात तो यह है कि हमें गांव स्तर पे, जिला स्तर पे, प्रदेश स्तर पे और देश स्तर पे
रोज मॉनिटरिंग करनी है कि कितने रोगी नए आ रहे हैं और अगर रोगी हैं तो डेथ कितनी है। मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है ताकि जहां आउटब्रेक होगी कोरोना की उनको वहीं कंटेन किया जाए। ठीक है ना, सबसे पहली बात है। दूसरी बात यह है कि हम बेसिक्स को सही रखें। पहली बात, अब आज की डेट में लोगों को मालूम है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, पर थोड़ा अगर हम विश्लेषण करें, कोई टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऐसा नहीं है जहां होटल उपलब्ध है। अब आज की डेट में लोगों को लग रहा है कि भाई हम कोरोना निकल गया, अब हम कहीं भी जा सकते हैं, और यही कारण था सेकंड वेव का। तो हमें निरंतर मॉनिटरिंग जारी रखनी है, पर मॉनिटरिंग का अर्थ ये नहीं है कि पुलिस कर्मी, दूसरे कर्मी गिद्धों की तरह लोगों को परेशान करें, जगह जगह पे उनको तंग करें। वो नहीं, हम एक सकारात्मक तरीके से रोकथाम सुनिश्चित करें, परेशान नहीं करें लोगों को। लोग परेशान भी हैं, जो मॉनिटरिंग एजेंसीज हैं या जो एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं वो अपने ओवर जीलस तरीकों से लोगों को परेशान भी कर रहे हैं। उसमें करप्शन का भी एलिमेंट है, बहुत सारी चीजें हैं। अब मैंने मास्क नहीं लगाया हुआ, मैं गाड़ी में अकेला हूँ तो भी रोक लेते हैं। तो कहने की बात यह है कि वी कांट बी गोइंग ओवरबोर्ड इन डूइंग व्हाटएवर वी आर डूइंग। जो बेसिक्स हैं उसको स्टिक करें। आज की डेट में दवाइयों की, ऑक्सीजन इत्यादि इत्यादि की कोई कमी नहीं है देश में। जरूरत है यहाँ पर हमें ध्यान देने की। जो हमारे जो तैयारियां हैं वो कितनी हैं और क्या और तैयारियों की जरूरत है, उसको लेकर चर्चा आप लोगों से हम करते रहेंगे। और क्या प्राथमिक स्कूलों को खोला जाना ठीक है, इसको लेकर भी विशेषज्ञों से उनकी राय जानेंगे। स्वाति महेश्वरी और मधुकर जी हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। ब्रेक से पहले डॉक्टर स्वाति, हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से हमें और ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, लेकिन बात अब अगर हम बच्चों की कर लें, क्योंकि स्कूल खुल चुके हैं, कई जगह पर प्राइमरी स्कूलों को भी खोलने की तैयारी की जा रही है, क्या इस लिहाज से ठीक है जो हम तीसरी लहर की बार बार आशंका जाहिर कर रहे हैं, और उन सब के बीच में क्या प्राथमिक स्कूलों को खोला जाना ठीक रहेगा या कुछ इंतजार करने की जरूरत है? देखिए, मेरी राय में जरूर हमें ये जो हमारा त्योहारों का मौसम है इसका इंतजार करने की जरूरत है। कम से कम हमें इसे निकल जाने देना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा वक्त होता है जब बहुत ज्यादा मूवमेंट होता है। कहते हुए चाहते हुए भी लोग जो है बहुत ज्यादा मार्केटों में जाते हैं, दूसरे से मिलते हैं। तो ये वक्त ऐसा है जब बहुत ज्यादा मूवमेंट हमें देखने को मिलता है, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश भी, और सिटीज में अंदर भी, मार्केट में भी, सब जगह। इसीलिए जो हमारी जो कमिटीज हैं जो सरकार को लगातार आगाह करती हैं, उनका भी कहना था कि अक्टूबर में ज्यादा संख्या देखने को मिल सकती है, क्योंकि उन्होंने त्योहारों के मौसम को भी आंख करके बीच में रखकर तभी ये निर्णय। हमें की तरफ और का ध्यान जरूरत है, जबकि अब के स्कूल के हिसाब से नहीं आ सकते। हर राज्य को अपने हिसाब से ये एक डिसीजन लेना होगा, क्योंकि हर राज्य, हर कस्बा, हर जो शहर है उसका पॉजिटिविटी रेट अब फर्क है। ऐसी स्थितियों में उसको देखते हुए ही हम ये निर्णय ले कि हमारे एरिया का पॉजिटिविटी रेट कैसा है, क्या हमने अपने टीचर्स और कर्मचारियों सबको वैक्सीन दे दी है, हमारे बच्चे सुरक्षित हैं या नहीं है, और जो गाइडलाइन सरकारें बना रही है उनका स्कूल्स कितना पालन कर रहे हैं ये भी देखना बहुत ज्यादा जरूरी होगा, क्योंकि गाइडलाइंस कहीं कागजों पर ना हो, ये भी देखना जरूरी है कि उनका पालन हो रहा है। साथ ही में आपको रैपिड एंटीजन टेस्ट का भी इस्तेमाल करना होगा, जल्द जल्द ये देखना होगा करके कि कहीं स्कूलों में संक्रमण फैल तो नहीं रहा है, बच्चों में नहीं फैल रहा है। इस चीज को भी आपको लगातार निगरानी में रखना होगा। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए अगर हम डिसाइड करेंगे, तभी हमें जो है ये स्कूल खोलने की जो हमारी प्रक्रिया है ये हमारे लिए सेफ रहेगी। और अभी क्योंकि हमने बड़े बच्चों का खोल लिया है, तो मेरे ख्याल से जरूर हमें 1 महीना देखना चाहिए कि संक्रमण की क्या दर रहता है, बच्चे जो आ रहे हैं वो कितने सुरक्षित हैं, ये हमारा जो पूरा फॉर्मूला है ये कैसा चल रहा है, इसको देखते हुए मेरे ख्याल से तब हमें छोटे बच्चों के लिए ये प्रयास करने चाहिए कि हम ये देखें कि क्या उनके लिए भी सेफ होगा या नहीं होगा। पर ये एक 2धारी तलवार है जिस पर हम चलने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि एक तरफ बच्चों की मानसिक स्थिति का भी हमें लगातार ध्यान रखने की जरूरत है, उनकी शिक्षा का भी ध्यान रखना, और वहीं हमें ये भी सुनिश्चित करना है कि बच्चों में कोरोना ना बढ़े और ना
हो ये कोरोना लेकर के अपने घर, अपने बड़े बुजुर्गों के पास या किसी भी और व्यक्ति के पास घर लेकर के जाएं, ये भी सुनिश्चित करना जरूरी होगा। तो मेरे ख्याल से राज्य सरकारों पे और स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन पर इस वक्त बहुत ज्यादा दामोदार होगा इसको लेकर के कि दोनों को ही ये सुनिश्चित करने की जरूरत है कि जो गाइडलाइंस बनाई गई हैं उनका बहुत स्ट्रिक्टली पालन हो रहा है और जो उनका स्टाफ है वो टीकाकरण ले चुका है ताकि वो संक्रमण बाकी और लोगों में, बच्चों में ना फैलाए। इस बात का खास तौर से ध्यान रखना होगा। बिल्कुल, और इस बात का एहतियात रखना होगा स्कूल लेवल पर, स्कूल मैनेजमेंट को भी खासा ख्याल रखना होगा। मधुकर जी, हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी राज्यों को हर जिले में दवाओं का जो स्टॉक है वो रखने के लिए कह दिया है और अगले कुछ महीनों के लिए वैक्सीन का उत्पादन, आपूर्ति, पाइपलाइन की वो समीक्षा भी कर रहे हैं। साथ ही प्रधानमंत्री ने म्यूटेंट की निगरानी के लिए निरंतर जो जीनोम अनुक्रमण की आवश्यकता है उसके बारे में भी बात की है। वैक्सीनेशन के मोर्चे पर आपको क्या लग रहा है, केंद्र सरकार जिस तरीके से काम कर रही है वो कारगर है राज्य सरकारों के साथ मिलकर? देखिए, वैक्सीनेशन में काफी तीव्रता आई है केंद्र सरकार की तरफ से भी और राज्य सरकारों की तरफ से भी, पर इसको निरंतर बढ़ाने की आवश्यकता है और जितनी जल्द हम पहली वैक्सीनेशन करेंगे उतना फायदा। कम से कम जो मौतें हैं उसमें अगर खुदा ईश्वर ना चाहे कुछ हो, पर अगर संक्रमण होता है, ज्यादा लोग कोरोना से ग्रसित होते हैं, तो पहली डोज लगने के बाद उतना मतलब लाइफ थ्रेटनिंग नहीं रहता है। तो दूसरी डोज अगर लग गई है तो लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन अवॉइड हो जाती है। बिल्कुल। तो इसमें अब जैसे यूएस में भी देखा जा रहा है कि दूसरी लहर और तीसरी लहर में फर्क यही है, जो डेथ्स हैं वो कम है, हालांकि इंसिडेंस भी कम है। तो यहाँ पे देखिए दोनों को स्पीड अप करने की जरूरत है। एक तरफ तो मांग है दवाइयों की, वैक्सीन की, दूसरी तरफ ये भी देखने को मिला, मैं कई विदेशी संस्थाओं के साथ काम कर रहा हूँ, तो वो दवाइयाँ या दूसरे उपकरण देना चाहती हैं, अस्पतालों को रिस्पांस नहीं मिल रहा है, स्टेट गवर्नमेंट से रिस्पांस नहीं मिल रहा है, तो जवाब ही नहीं दे रहे हैं। मतलब उनको कांटेक्ट किया जा रहा है और वो जवाब नहीं दे रहे हैं। तो ये क्यों है, ये उदासीनता क्यों है? अच्छा, जो हमारे जो हेल्थ मैनेजमेंट के जो लोग हैं वो दवाइयाँ खरीदना क्यों चाहते हैं? जहाँ विदेशी संस्थाएं ये कह रही है कि हम दवाइयाँ आपको दे रहे हैं या वैक्सीन दे रहे हैं या हेल्थ केयर इक्विपमेंट दे रहे हैं, वो पैसा नहीं देना चाहते हैं, तो उसको हम स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हैं? ठीक है। जो मैनेजमेंट, हेल्थ मैनेजमेट करने वाले लोग हैं वो अपना ध्यान कोरोना की प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट पर रखें, दवाइयाँ खरीद फरोख्त पे नहीं रखें। अनफॉर्चुनेट बात यह है, ये भी देखने को आया है, बहुत बड़ी कमी है ये हमारे सरकारी तंत्र में, जिसको पॉइंट आउट करना आवश्यक है। बिल्कुल, कि ध्यान मूल प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट पर किया जाए। दूसरी बात जो स्कूलों की हुई, अब कब तक हम स्कूलों को बंद रखेंगे? अब हम स्कूलों को खोलने की बात तो कर रहे हैं, पर हम कहीं फेज्ड मैनर में स्कूलों को खोलने की बात नहीं कर रहे हैं। मान लीजिए 6 दिन बच्चे जाते हैं, 1 दिन खोलिए, 2 दिन खोलिए, आधा दिन खोलिए, ठीक है ना, ताकि हम टेस्ट कर सकें कि भाई रिएक्शन क्या है। तो अब जैसे ऑनलाइन क्लासेस की गई, इसी तरह से अन्य प्रयोग किए जाने चाहिए कि ऑनलाइन क्लासेस के साथ साथ सप्ताह में 2 दिन बच्चे स्कूल जाएं। तो वी हैव टू बी लिटिल इनोवेटिव। और जैसे डॉक्टर साहब फरमा रही थी कि खास तौर पे जो त्योहारों का दिन है उनमें हम केयरफुली जो भी करें। अब मैं, हालांकि वो एक अच्छा उदाहरण नहीं है, अफगानिस्तान में क्या हुआ, यूएस अगर यही पुल आउट शनय करता, फेज मैनर में करता, तो जो परिस्थितियां वहां क्रिएट हुई नहीं होती। तो इसी तरह से हम फ्लडगेट एकदम नहीं खोले। जो हमारी शैक्षणिक संस्थाएं हैं उनको एक माइंड अप्लाई करके एक फेज मैनर में खोले, और उसकी फ्रीडम जो है हम स्कूल प्रशासन को और जिला प्रशासन और राज्य प्रशासन को दें। बिल्कुल, ठीक है। बहुत अहम बात आपने की है जी। हाँ, बिल्कुल, बहुत अहम जानकारी आपने दी है सर। समय का अभाव है मेरे पास, चर्चा आप लोगों से की मैंने। बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का। विस्तार से आपने बताया कि कैसे अब और ज्यादा ख्याल रखना है और तैयारी की जरूरत है और ज्यादा इस वक्त हम सबको अलर्ट होने की जरूरत है। हालांकि इस बीच 72 करोड़ वैक्सीन की डोज भी दी जा चुकी है और लगातार इसकी कोशिश है कि ये आगे बढ़ती रहे। फिलहाल के लिए खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।